अफंदी की आंखें खुली तो चंद लम्हों तक वो खाली खाली नज़रों से इस तरह ऊपर देखता रहा जैसे उसका जहन मुकम्मल तौर पर माफ हो चुका हो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका शऊर जागने लगा और उसके साथ ही ना सिर्फ उसके मुंह से क्रास ही निकल गई बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने एक छत भी नज़र आने लग गई। उसने जल्दी से सर घुमाया और फिर ये देखकर उसके मुंह से हल्की सी कराह निकल गई कि वो एक स्ट्रेचर नुमा बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके बाजू और टांगें बिस्तर के साथ चमड़े की बेल्ट से कसी हुई थी। उसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज़ लहरें सी दौड़ रही थीं। कमरा खाली था और उसके अंदर सिर्फ वही स्ट्रेचर नुमा बिस्तर मौजूद था। चंद लम्हों बाद कमरे का इकलौता दरवाज़ा खुला और एक नौजवान खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। ओह, तुम्हें होश हो गया मिस्टर अफंदी, लड़की ने इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। उसके हाथ में एक सरबख मौजूद थी। मैं कहाँ हूँ और मुझे क्यों बांध कर रखा गया है? अफंदी ने हैरत भरे लहजे में उस लड़की की तरफ देखते हुए जवाब पूछा, जो अब उसके बाजू में इंजेक्शन लगाने में मसरूफ थी। आप दोस्तों में हैं मिस्टर अफंदी, और आपको बांधकर इसलिए रखा गया है कि आपके दोनों बाजू और टांगों में फ्रैक्चर हो गए हैं। उनकी बैंडेज कर दी गई है, लेकिन वो अगर ज़रा भी हिल गया तो आप बकिया सारी उम्र के लिए माजूर हो जाएंगे। लड़की ने इंजेक्शन लगाते हुए मुस्कुराकर कहा। दोस्त कौन? कुछ तफसील तो बताओ, अफंदी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से वापस मुड़कर दरवाजे से बाहर चली गई। ये कैसे फ्रैक्चर है कि कहीं दर्द तक महसूस नहीं हो रहा? शायद सुन करने के इंजेक्शन लगाए गए हों, अफंदी ने खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। बहरहाल उसे इतना इत्मीनान ज़रूर महसूस हो रहा था कि कम अज़ कम वो कर्नल जॉनसन और उसके साथियों की गिरफ्त से निकल आने में कामयाब हो चुका है। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक क्रेमियन नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई दोस्ताना मुस्कुराहट थी। हेलो अफंदी, शुक्र है कि तुम हमें जिंदा मिल गए, वरना हम तो तुम्हारी तरफ से नाउमीद होकर रह गए थे, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और बिस्तर की साइड पर आकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे दरवाजे से वही लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने एक कुर्सी उठाई हुई थी। उस आदमी ने कुर्सी उससे ली और फिर बिस्तर के साथ उसे रखकर वो बैठ गया। आप कौन साहब हैं और मुझे कैसे जानते हैं? अफंदी ने गौर से उस नौजवान को देखते हुए कहा। मेरा नाम रॉबर्ट है और मेरा ताल्लुक पाक एशियाई सीक्रेट सर्विस से है। जैसे ही हमें तुम्हारे मुतालिक इत्तला मिली, हमने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी और आखिरकार हमने तुम्हें पा ही लिया, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस, मगर तुम तो एक क्रेमियन हो, अफंदी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ओह मिस्टर अफंदी, आपकी बात वाकई बजा है, लेकिन आप पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से शायद वाकिफ़ नहीं हैं। दुनिया के हर मुल्क में उसके फॉरेन एजेंट मौजूद हैं। मैं यहाँ एक्रेमिया में पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का एजेंट हूँ, रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, शुक्रिया, अफंदी ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि रॉबर्ट की वजाहत से उसका ज़हन कतन मुतमईन न हुआ था। वो सोच भी न सकता था कि कोई सीक्रेट सर्विस किसी गैर मुल्की को अपना एजेंट मुकर्रर कर सकती है। उसके ख्याल के मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन था। मिस्टर अफंदी, हमारे चीफ ने हुक्म दिया कि अफंदी को फौरी तलाश किया जाए और उसे वो राज हासिल करके जो उसे मिकाले ने दिया था पाक एशिया भिजवाया जाए। चुनांचे हमने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। हमें मालूम हो गया कि तुम्हें मिलिट्री टार्चर सेल में भिजवाया गया है। हम अभी वहाँ रेड करने की प्लानिंग ही बना रहे थे कि हमारे आदमियों ने इत्तला दी कि आपको टार्चर सेल से निकाल कर अल्पा के खंडरात में ले जाया गया है। चुनांचे हम वहाँ पहुँचे तो हमारे मुखबर ने हैरत अंगेज़ बात सुनाई कि आपको यहाँ सतूनों वाले हिस्से में लाया गया, लेकिन आप एक सुरंग में एक आदमी के साथ दाखिल हुए हैं और अब बाकी लोग बाहर खड़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर मैं चौंक पड़ा। मुझे मालूम है कि ये सुरंग कहाँ जाकर ख़त्म होती है, इसलिए इधर दौड़ा और फिर मेरा आइडिया दुरुस्त साबित हुआ। आप वहाँ गड्ढे में मुंह के बल बेहोश पड़े हुए थे। मैंने अपने साथियों की मदद से वहाँ से आपको निकाला और खेतों के ज़रिए हम आपको लेकर यहाँ अपने खुफिया अड्डे पर आ गए। अब आपको होश आया है, रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन आपने मुझे पहचान कैसे लिया? मेरे चेहरे पर मेकअप किया गया था, अफंदी ने हैरत से कहा। हम सीक्रेट एजेंट हैं, हमारे लिए ये कोई मसला नहीं होता। आपका कदोकामत चाल डाल भी आपका पता दे सकता है, और असल बात यह कि इस टार्चर सेल में भी हमारे मुखबर मौजूद हैं।
जिन्होंने हमें ये इत्तला दी कि आपको मेकअप करके अल्फा खंडरात ले जाया गया है। आपके मौजूदा हुलिये की तफसील भी बता दी गई। हमारे आदमी ताक़ुब करते हुए वहाँ पहुँच ही गया है। बहरहाल अब आप जल्द से जल्द वो राज हमारे हवाले कर दें ताकि हम उसे पकेशिया चीफ को भिजवाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, रॉबर्ट ने कहा। सॉरी मिस्टर रॉबर्ट, असल चक्कर तो यही है कि मेरे पास कोई राज ही नहीं है और उसके बावजूद सब यही समझ रहे हैं कि मेरे पास राज है। इन लोगों ने मुझ पर इंतहाई खौफनाक तशद्दुद किया, लेकिन जाहिर है मुझे कुछ मालूम होता तो मैं बताता। फिर उन्होंने मुझे टॉर्चर सेल में भेज दिया। मैंने सोचा कि इस तरह ये आखिरकार मुझे मार ही डालेंगे। चुनांचे मैंने फरार होने की मंसूबाबंदी की और मैंने उन्हें चेक कर दिया कि राज मैंने अल्फा खंडर में रखा हुआ है। चुनांचे वो मुझे यहाँ पर ले आए और फिर मैं उनके एक मेजर टॉमी के साथ उस सुरंग में दाखिल हुआ। वहाँ मैंने मेजर टॉमी को मार डाला और खुद दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन सदियों से बंद इस सुरंग में जहरीली हवा मौजूद थी, इसलिए मैं बेहोश हो गया। मगर ऐन उसी लम्हे सुरंग ख़त्म हो गई और मैं इस गड्ढे में गिर गया और अब मेरी आंख यहाँ खुली है। तुम मुझे पकेशिया पहुँचा दो, मैं तुम्हारे चीफ को खुद ही मुतमईन कर लूँगा, अफंदी ने मजबूत लहजे में कहा। तो तुम्हारे पास कोई राज नहीं है, मगर मिकाले तो तुमसे मिलता रहा था, रॉबर्ट ने होंठ चबाते हुए कहा। मिकाले मुझसे मिला ज़रूर था, मगर मेरी और उसकी सिर्फ दोस्ती थी। हम दोनों का एक शौक मुश्तरका था, पूरी दुनिया के व्यू कार्ड इकट्ठे करना, और यही वजह हमारी दोस्ती की बन गई। मुझे हरगिज़ ये मालूम ना था कि मिकाले कोई एजेंट वगैरह है। उसने मुझे बताया था कि वो नाराक में बिजनेस करता है, अफंदी ने जवाब दिया। कौन है? तो तुम वाकई एक मजबूत आदमी हो कि तुमने स्पेशल एजेंसी की 3rd डिग्री भी बर्दाश्त कर ली और ज़बान न खोली, और अब मेरा नफ्सियाती दाव भी तुम्हारी ज़बान नहीं खुलवा सका। लेकिन मिस्टर अफंडी, मेरा नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट, मेरे सामने तो पत्थर भी बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। रॉबर्ट का लहजा यकलख्त बदल गया। वो किसी भेड़िए की तरह घुरा रहा था। क्या मतलब है? तुम क्या कह रहे हो? अफंदी ने चौंक कर कहा, मगर दूसरे लम्हे रॉबर्ट का हाथ घुमा और अफंदी के हल्क से एक जोरदार चीख निकल गई। रॉबर्ट का भरपूर थप्पड़ अफंदी के चेहरे पर पड़ा था। हरामजादे, शोलूफ से उड़ने की कोशिश कर रहे हो? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं रूसिया का सुपर एजेंट हूँ। रूसिया को जैसे ही तुम्हारे मुतल्लिक इत्तलात मिली, उन्होंने फ़ौरन मुझे यहाँ भेज दिया और मैंने तहकीकात कर ली हैं। मिकाले ने एक्रेमिया का एक इंतहाई कीमती राज चोरी कर लिया था। मिकाले भी रूसियाई एजेंट था, लेकिन उसे मालूम हो गया कि उसकी चोरी का इल्म स्पेशल एजेंसी को हो गया है। चुनांचे उसने वो राज तुम्हारे हवाले किया और ख़ुद छुप गया। उसने अलबत्ता ट्रांसमीटर पर कॉल करके हमें इतना बता दिया कि वो एक अहम फौजी हमला आवर निज़ाम का खोज लगाने में कामयाब हो गया है, जिसका कोड नाम सीक्रेट हार्ट है, और ये राज तुम्हारे पास है और तुमने हर कीमत पर उसे मेरे हवाले करना है। बोलो, कर रहे हो या नहीं? इस रॉबर्ट येशोलूफ ने एक बार फिर अफंदी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, और उसके मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई। उसके मुंह में अपने ही खून का ज़ैक़ा महसूस होने लगा, लेकिन उसी लम्हे उसके ज़हन में एक बार फिर वो ख्याल उभर आया जो स्पेशल एजेंसी के इंतहाई खौफनाक तशद्दुद के दौरान भी उसके ज़हन में उभरा था, कि इस्लाम के दौर में मुसलमानों ने इंतहाई सज़ाएँ ज़रूर बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम से उन्हें दुनिया की कोई ताकत ना हटा सकी थी। और ये ख्याल उसके जहन में उभरते ही उसे यूँ महसूस हुआ जैसे ये तशद्दुद उन सज़ाओं के मुकाबले में परकाब या की भी हैसियत न रखता हो, और उसका दिल इत्मीनान के साथ अजीब से जज्बे से भर गया। उसे महसूस होने वाली हर तकलीफ़ बुरी तरह ख़त्म हो गई, जैसे ये तशद्दुद उसके बजाय किसी और पर किया जा रहा हो। जो सही बात थी मैंने बता दी, अब तुम ही जो चाहो कर लो। मुझे जब कुछ मालूम ही नहीं तो मैं क्या बताऊं? अफंदी के लहजे में ऐसा इत्मीनान था कि शोलूफ हैरत से उसे देखने लगा। मैंने तुम्हारी हिस्ट्री भी चेक की है। तुम एक आम से आदमी हो, फ़नून लतीफ़ा की दुनिया के इंसान, लेकिन तशद्दुद के मुकाबले में तुम्हारा इत्मीनान देखकर तो यूँ लगता है जैसे तुम बाकायदा तरबियत याफ्ता एजेंट हो, शोलूफ ने होंठ चबाते हुए कहा। असल बात यह है कि मैं बेबस हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, अफंदी ने जवाब दिया। ठीक है, अभी मालूम हो जाता है कि तुम्हें क्या मालूम है और क्या नहीं, शोलूफ ने कहा और कुर्सी से उठकर मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। अफंदी के होंठ पिंच गए। अब वो समझ गया था कि वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया है। एक्रेमिया वालों के हाथ से निकला है तो रूसिया वालों के हाथ लग गया है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू कादरे मुतलिक है, तू मेरी हिफाजत कर।
अफंदी के दिल से बेख्तियार दुआ निकली और उसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। उसका एक जबड़ा शदीद दर्द कर रहा था और दर्द की ये लहर पूरे जिस्म में फैल रही थी। उसी लम्हे आहट सुनाई दी और अफंदी ने बेख्तियार आंखें खोल दी। वो लड़की जिसने पहले उसे इंजेक्शन लगाया था अंदर आ रही थी। वो एक ट्राली धकेलती हुई आ रही थी जिस पर कोई मशीन मौजूद थी और ये मशीन सुर्ख रंग के कैनोस से ढकी हुई थी। लड़की ने मशीन उसके बिस्तर के करीब रखकर और फिर उस पर से कैनोस हटा दिया। अफंदी ने देखा कि ये एक मुस्ततील शक्ल की मशीन थी जिसकी पुश्त अफंदी की तरफ थी। सुनो अफंदी, बेहतर है कि तुम सब कुछ बता दो, वरना ये मशीन तुम्हारी एक एक रग फाड़ देगी, तुम्हें मौत भी आएगी और तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर हो जाएगी। शोलूफ पत्थर दिल आदमी है, उसने तुम पर कोई रहम नहीं करना। अगर तुम खुद ही सब कुछ बता दो तो मेरा वादा है कि मैं शोलूफ को मना लूँगी कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दे। लड़की ने अफंदी से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा बेहद शीरीं था, जैसे इस भरी दुनिया में अफंदी की सबसे अजीज दोस्त हो। मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, बताऊं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अफंदी ने इंतहाई मायूस से लहजे में कहा। तुम्हें मालूम तो है, क्योंकि मिकाले ने ट्रांसमीटर पर खुद बताया है कि उसने तुम्हें वो राज दे दिया है, इसलिए अब तुम्हारा इनकार तो बेकार है। लड़की का लहजा भी सख्त हो गया। उसने झूठ बोला है, कतई झूठ। उसने मुझे कुछ नहीं दिया। हाँ, व्यू कार्ड उसने मुझे तोहफे में दिए थे, मैंने घर जाकर रख दिए। आम से व्यू कार्ड थे, अब अगर वो है तो वो वहाँ मेरे बैग में शायद अब भी पड़े हों। अफंदी ने जवाब दिया और लड़की की आंखें बेख्तियार चमक उठी। ओह, ज़रूर वो रात उन व्यू कार्ड्स में होगा। उस लड़की ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। गुड मारिया, तुम्हारी प्लानिंग कामयाब रही। ठीक है, मैं जाकर वो बैग ले आता हूँ, तुम तब तक इसका ख्याल रखना। उसी लम्हे दरवाजे में दाखिल होते हुए शोलूफ ने कहा। मारिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमने देखा कि मैंने कैसे एक लम्हे में वो कुछ मालूम कर लिया जो तुम शायद इस मशीन से भी मालूम न कर सकते। मारिया ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और शोलूफ सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मिस मारिया, प्लीज मेरी एक बात सुनो। अगर मुझ जैसे बेज़रर से आदमी से खौफ महसूस ना हो रहा हो तो प्लीज मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे बाथरूम की हाजत महसूस हो रही है। अफंदी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बड़े मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन वो फ्रैक्चर, मारिया ने चौंक कर कहा और अफंदी ना चाहने के बावजूद हंस पड़ा। अब मैं इतना भी अहमक नहीं हूँ कि ये भी ना समझ सकूं कि फ्रैक्चर होता तो कम से कम इन हिस्सों में दर्द तो होता। अफंदी ने हंसते हुए कहा और मारिया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, फिर तो तुम वाकई अक्लमंद आदमी हो। इस पॉइंट की तरफ तो हमारा ख्याल ही ना गया था और वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं रही। हमने तो सिर्फ तुम्हें इसलिए बांध दिया था ताकि अगर ना मशीन इस्तेमाल करनी पड़े तो तुम हरकत ना कर सको। वैसे एक बात बता दूं मिस्टर अफंदी कि मैं भी शोलूफ की तरह रूसिया की सुपर एजेंट हूं और बगैर किसी हथियार के एक लम्हे में 10 बेहतरीन लड़ाकुओं को बैक वक्त हमेशा के लिए बेकार कर सकती हूं। मारिया ने कहा। मुझे मालूम है तुम जैसे लोग वाकई बेहतरीन तरबियत याफ्ता होते हैं। अफंदी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और मारिया ने उसके बाजुओं के गिर्द मौजूद चमड़े की बेल्ट्स खोलना शुरू कर दी। उसके बाद उसने उसकी पिंडलियों पर बंधी हुई बेल्ट्स खोल दी और अफंदी पहले तो उठकर बैठ गया। उसने अपनी कलाइयाँ मसली और फिर बिस्तर से उठकर नीचे उतर आया। बाथरूम किस तरफ है मिस मारिया? अफंदी ने मारिया की तरफ मुड़कर पूछा, जो अभी तक बिस्तर के करीब खड़ी उसे गौर से देख रही थी। ओह हाँ, आओ इधर, मारिया ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अफंदी लड़खड़ाते हुए अंदाज में उसके पीछे चलने लगा, क्योंकि मुसलसल एक ही तरफ पड़े रहने की वजह से अभी तक उसकी टांगें पूरी काम न कर पा रही थी। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने देखा कि वो एक तवील राहदारी थी जिसके आखिर में सीढ़ियां ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। राहदारी क्रॉस करके वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ मारिया की पैरवी में एक बड़े कमरे में पहुंच गया। यह दरवाज़ा बाथरूम का है। मारिया ने उस बड़े कमरे के कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा और अफंदी सर हिलाता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसे वाकई बाथरूम की हाजत महसूस हो रही थी और फिर जो कुलियाँ भी करना चाहता था, क्योंकि थप्पड़ों की वजह से उसके मुंह में जो खून का जायका सा आ गया था वो मुसलसल उसे बेचैन किए हुए था।
बाथरूम काफ़ी कुशादा था। अफंदी ने दरवाज़ा बंद किया और फिर सबसे पहले उसने अपनी हाजत पूरी की। उसके बाद उसने वाश बेसन से हाथ धोने और फिर कुलिया करनी शुरू कर दी। कुली करते हुए उसने जैसे ही मुंह ऊपर को उठाकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ऊपर छत के करीब एक बड़ा सा रोशनदान मौजूद था। इतना बड़ा कि अफंदी उसमें से आसानी से गुजर सकता था। उसमें शीशा लगा फ्रेम ज़रूर मौजूद था, लेकिन वो फ्रेम रोशनदानों के तरीके के मुताबिक आगे से आधा नीचे को खड़ा हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसमें ना ही सलाखें थी और ना कोई जाल, क्योंकि ये रोशनदान लोहे की बजाय लकड़ी का था, इसलिए बस आम सा खुला रोशनदान था। अफंदी ने पानी ही बहने लिया, क्योंकि इस तरह बाहर मौजूद मारिया को यही एहसास होता कि अफंदी अभी मसरूफ़ है। रोशनदान से बाहर आसमान नज़र आ रहा था और रोशनी बता रही थी कि सुबह तलू हुए काफ़ी देर गुजर चुकी है। अफंदी ने एक पैर रोशन वाश बेसन पर रखा और एक हाथ से ऊपर लगी हुई कपड़े टांगने वाली खूंटी को पकड़कर एक झटके से वाश बेसन पर चढ़कर खड़ा हो गया। बाथरूम की छत सिर्फ 10 फुट थी, इसलिए अफंदी का हाथ आसानी से रोशनदान के फ्रेम तक पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से फ्रेम को पकड़कर जोर से झटका दिया, लेकिन फ्रेम खासा मजबूत था, इसलिए जरा सी चड़चड़ाहट के बावजूद वो अपनी जगह मजबूती से जमा रहा। अफंदी ने पैर उठाकर खूंटी पर रखा और दूसरे लम्हे वो पूरा जोर लगाकर अपने जिस्म को बाजुओं के बल ऊपर उठाता गया। हल्की सी चड़चड़ाहट और उभरी। एक लम्हे के लिए अफंदी को यूं महसूस हुआ जैसे रोशनदान का फ्रेम टूटकर उस समेत नीचे जा गिरेगा, लेकिन रोशनदान उसने के जिस्म का वजन बर्दाश्त कर ही गया, क्योंकि सिवाय चड़चड़ाहट के वो और कुछ ना हुआ। अब भी अफंदी ऊपर को घिसट ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा बाहर से तेज आवाज में खटखटाया गया। 1 मिनट में स्मारिया, बस अभी फारिग हो जाता हूँ, अफंदी ने वहीं लटके लटके जोर से चीख कर कहा और उसके बाद दस्तक दोबारा ना हुई। अफंदी अब आधे से ज्यादा रोशनदान पर घिसट कर बाहर को निकल चुका था। उसने सर उठाकर देखा तो उसे रोशनदान के ऊपर छत को बाहर निकली हुई कारंस नजर आई। नीचे थोड़े से फासले पर उस कोठी की चारदीवारी थी, जिसकी दूसरी तरफ एक चौड़ी गली थी। अफंदी ने ऊपर को हाथ उठाकर कारंस को मजबूती से पकड़ा और फिर उसका पूरा जिस्म रोशनदान से बाहर निकलकर हवा में लटकने लगा। उसे यूं महसूस हुआ था कि जैसे उसके हाथ उस कारंस से अलहदा हो जाएंगे, लेकिन उसने अपनी उंगलियों को कारंस पर मजबूती से जमाए रखा और दोनों टांगे इधर उधर मारी और दूसरे लम्हे उसके दिल में मुसरत की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि दाईं तरफ उसका पैर एक खिड़की के शेडे से जा टकराने थे। अफंदी ने अपने आप को संभाला और फिर अपने जिस्म को जरा सा झकोला देकर उसने कारंस पर मजबूती से जमे हुए हाथ छोड़ दिए। हल्के से झटके के साथ उसके पैर खिड़की के ऊपर बने हुए शेड से टकराए। उसका जिस्म बुरी तरह लड़खड़ाया, लेकिन उसने दीवार पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल ही लिया। अब वो खिड़की के शेड पर खड़ा था और तकरीबन 5 फुट के फासले पर वो दीवार थी, जिसकी दूसरी तरफ गली थी। दीवार की ऊंचाई उस खिड़की के शेड से जरा नीचे तक थी। अफंदी ने इधर उधर देखा और फिर उसने शेड के किनारे की तरफ खिसकना शुरू कर दिया। किनारे पर पहुंचकर उसने अपने जिस्म को संभाला और फिर एक लात को तेजी से दीवार की तरफ बढ़ा दिया। एक जाकर तो उसका जिस्म बुरी तरह डोला, जैसे वो सर के बल उलटकर दरमियानी जगह में जा गिरेगा, लेकिन फिर वो संभल गया। अब उसका एक पैर दीवार पर था और दूसरा शेड के किनारे पर। बैरूनी दीवार कमरे की दीवार का दरमियानी फासला 5 फुट था, लेकिन शेड तकरीबन 1.5-3 फुट आगे को निकला हुआ था, इसलिए शेड के किनारे से दीवार का फासला बहुत मामूली रह गया था। इसलिए उसका पैर आसानी से बैरूनी दीवार तक पहुंच ही गया था। एक लम्हे के लिए अपने आप को संभाल कर उसने दूसरा पैर भी शेड से उठा लिया, लेकिन उसका जिस्म बुरी तरह लड़खड़ा गया और वो लड़खड़ा कर पहले अंदर की तरफ मगर दूसरे लम्हे झकोला खाकर सर के बल बाहर गली की तरफ गिरने लगा। लेकिन अफंदी ने लाशऊरी तौर पर अपने आप को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश की तो उसके हाथ चौड़ी दीवार के ऊपर जैसे एक लम्हे के लिए जमे, मगर दूसरे लम्हे उसका निचला जिस्म किसी कौस की तरह घूमता हुआ गली की तरफ गया और पलक झपकने में उसका जिस्म उसके हाथों के बल गली में लटका हुआ नजर आने लगा। उसके दोनों हाथ दीवार के सिरे पर जमे हुए थे और जिस्म नीचे लटका हुआ था। उसके साथ ही उसने हाथ छोड़ देने और तब से गली के फर्श पर इस तरह बैठ गया जैसे कोई अकड़ू बैठता है। इस तरह पैरों के बल गिरने की वजह से एक लम्हे के लिए उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी पिंडलियों की हड्डियां टूट गई हों, लेकिन दर्द की ये लहर सिर्फ चंद सेकंड तक ही रही। फिर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ तो वो सही सलामत था, और ना सिर्फ सही सलामत था बल्कि वो रूसियाई एजेंटों के इस अड्डे से निकल आने में भी कामयाब हो गया था। अब उसे अपने आप हैरत हो रही थी कि फनून की दुनिया में रहने वाला किस तरह सीक्रेट एजेंटों की तरह काम करता फिर रहा है।
लेकिन जाहिर है जान का खौफ इंसान से हर वो काम करा लेता है जिसकी तवक्को शायद आम हालात में वो खुद अपने आप से भी ना कर सकता हो, और यही काम इस वक्त अफंदी से हुआ था। अफंदी कभी ख्वाब में भी ना सोच सकता था कि वो इस किस्म के हालात में इस किस्म के काम कर सकता है। अफंदी तेजी से गली में दौड़ने लगा। उसने जानबूझकर अपना रुख सड़क के मुखालिफ तरफ रखा था ताकि कहीं मारिया सड़क के रास्ते उस पर फायर न कर दे। गली आगे जाकर मुड़ गई और अफंदी भी साथ ही मुड़ गया। ये गली यहाँ कोठियों के दरमियानी गलियां थी। इस तरह मुख्तलिफ गलियों में दौड़ता हुआ वो थोड़ी देर बाद एक सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर खासी ट्रैफिक मौजूद थी। अफंदी चंद लम्हे दीवार से पुश लगाकर अपने तेज तेज सांस के मामूल पर आने का इंतजार करता रहा। फिर वो आहिस्ता से आगे बढ़ना लगा ताकि कहीं से कोई टैक्सी उसे मिल जाए, लेकिन वो इस तरह चलता हुआ जरा सा ही आगे बढ़ा था कि यकलख्त एक नौ तामीर कोठी की दीवार के पीछे से कोई अफंदी पर झपटा, और दूसरे लम्हे अफंदी को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पैरों ने यकलख्त जमीन छोड़ दी हो, और फिर वो एक धमाके से जमीन पर गिरा और दर्द की तेज तरीन लहर उसके जिस्म में दौड़ती चली गई। उसके साथ ही उसके जहन पर तारीकी ने एक बार झपटा मारना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके सर पर एक धमाका हुआ और उसका जहन तेजी से तारीक दलदल में डूबने लगा। मुकम्मल तारीकी में आने से पहले उसके जहन में एक चीखती हुई आवाज गूंजी कि कर्नल जॉनसन को कॉल करो, मार्टिन अफंदी मिल गया है, और उसके साथ ही उसका जहन मुकम्मल तारीकी में डूब गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।